हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 27 मार्च 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर द पोक्सो एक्ट 2012 हु इज कंसिडर्ड ए चाइल्ड। तो आज की हमारी पहली न्यूज भी इसी के ऊपर थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था रेप को लेकर, अटेम्प्ट टू रेप को लेकर, है ना। तो याद रखना, पोक्सो एक्ट किसके लिए आया था? बेसिकली एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, जिसमें कोई भी अगर लड़का है, लड़की 18 साल से कम है तो उसको माइनर माना जाता है, बच्चा माना जाता है, ठीक है। उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो पोक्सो के अंडर में आता है। तो कब आया था? 2012 में। इसके अकॉर्डिंग बच्चा कौन होता है? एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ डज USCIRF, देखो जो USCIRF है बेसिकली यूनाइटेड नेशन का बेसिकली एक कमीशन है यूएसए का, जो इस बात को डिसाइड करता है कि किस कंट्री में वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। तो बेसिकली ये बना कब था? तो 1998 में बना था। और इसके अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेटस देता है? तो याद रखना, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC देता है। तो इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बाय द USCIRF। ऐसी न्यूज थी, हमने एडिटोरियल में डिस्कस की थी। चलते नेक्स्ट। When was the United States Commission on International Religious Freedom, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1998, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस किया था। Which of the following statement is true about the POCSO Act? POCSO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो याद रखना, it provides for gender neutrality protection to the children, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इट ओनली अप्लाइज टू द सेक्सुअल असोल्ट बाय नॉन पर्सन्स, गलत है। कंसेंट ऑफ द चाइल्ड विक्टिम इज ए वैलिड डिफेंस, गलत है। द एक्ट डज नॉट मैंडेट स्पेशल कोर्ट्स, ये भी गलत है। याद रखना, जेंडर न्यूट्रल है, ये राइट आंसर है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज बी रिमूव्ड? तो अभी जजों की न्यूज चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज कुछ भी डिसीजन दे रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर में पैसे मिल रहे हैं, उसका ट्रांसफर हो जा रहा है, तो हटा क्यों नहीं सकते हो? तो हटाने का रीजन सिर्फ दो होते हैं, या तो वो इनकैपेबल हो, अपना काम करने में कामयाब ना हो, कैपेबल ना हो, या फिर वो किसी से मिसबिहेव करे। लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है, तो किसी जज को आज तक हटाया नहीं गया है, ठीक है। तो कहाँ लिखी ये दोनों बातें? ये दोनों बातें लिखी आर्टिकल 124 का 4 फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 217 फॉर द हाई कोर्ट। एंड देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट इन इंडिया, देयर इज ओनली 1 सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम तो एक ही होता है, ठीक है। The funds for PMKKY are primarily sourced from which of the following? जो एक स्कीम आई थी PMKKY, उसके अंदर जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड से आता है, DMF फंड से। ये भी हमने डिस्कस किया था एडिटोरियल में, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में इकट्ठा किया गया है, लेकिन उस पैसे का यूज हुआ नहीं हुआ जहाँ होना चाहिए था। तो ये भी कंसर्न बना हुआ है, तो वो भी हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था। हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On what grounds can a Supreme Court और High Court judge be removed? तो मैंने अभी कहा था, या तो वो मिसबिहेव करे या फिर इनकैपेबल हो, सिर्फ इसी के भी आप हटा सकते हो और कोई कंडीशन नहीं है। What is the new school education structure introduced under National Education Policy? पहली बार आई थी 1968, then 1986, फिर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1992 में रख दिया गया, फिर 2020 में आई। तो बेसिकली 3 बार आई। तो इसमें क्या है? तो याद रखना 5 + 3 + 3 + 4 का सिस्टम है, आप जानते हो, काफी दिन से हम पढ़ रहे हैं। इसी में 2 लैंग्वेज मॉडल भी था ना। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फेम इंडिया स्कीम? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, EV वाले चैप्टर में, है ना। काफी अच्छा मुद्दा उसके अंदर दिया गया था आज के न्यूज़पेपर में। तो फेम कब आया था? बेसिकली 2015 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसका मतलब था कि हमें फास्टर अडॉप्शन करना है किसका? E-व्हीकल्स का, ठीक है। तो बेसिकली क्यों आई थी? तो क्या पूछा इसने? मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कर देना। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इज द राइट आंसर, ठीक है। What is the primary objective of the FAME India scheme? क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? तो मैंने अभी बताया था, टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडोप्शन नहीं, सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल डीजल नहीं, encourage the adoption of electric and hybrid vehicles, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सब हमने एडिटोरियल में डिस्कस किए थे। When was the latest national water policy released?
ठीक है। कैच द रेन नाम की एक स्कीम चलाई थी हमने कुछ दिन पहले, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी छापा गया था आज की न्यूज़पेपर में, उसको हमने पढ़ा भी था। तो आपकी जो लेटेस्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई थी? 2012। पहले 1987 में आई थी, 2002 में मॉडिफाई किया, अभी जो चल रही है वो 2012 की। तो फर्स्ट पूछे तो ये आंसर हो जाता, लेटेस्ट पूछे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने नोट्स में लिख लेना अच्छे से। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड अपडेटिंग इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी? बताओ कौन सी मिनिस्ट्री होगी? क्या नीति आयोग होगा? नहीं। क्या एनवायरमेंट फॉरेस्ट? नहीं। जल शक्ति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस विच प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी? तो कौन सी पॉलिसी को? अभी हमने डिस्कस किया इसको, तो 1986 को ये रिप्लेस करती है, ठीक है। What is the primary objective of the प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना? तो बेसिकली जो आपकी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, ये बेसिकली क्यों आई थी? तो देखो, टू प्रमोट प्राइवेट माइनिंग, गलत, ठीक है। यूटिलाइज माइनिंग रिवेन्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टेड एरियाज, इसी के लिए आई थी कि उस पैसे का उस अफेक्टेड एरिया में यूज हो, ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए यूज हो। किसी जंगल में जाते हो, ट्राइब्स को डिस्टर्ब कर देते हो, नीचे से माइनिंग करके खूब सारा पैसा कमा लेते हो, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करते हो। तो इसके लिए क्या आई थी? ये स्कीम लाई गई थी 2015 में। विच कंट्री विल को होस्ट द फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज एकू? तो कौन कौन है उसमें? इंडिया और तंजानिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुझे बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, ये आपका घर का क्वेश्चन है। Which city will host the FATF Private Sector Consultation Forum 2025? तो याद रखना, इसका वन लाइनर में याद रखना, राइट आंसर इज द मुंबई, ठीक है। मुंबई में इसको होस्ट किया जाएगा। In which IIT was the Hack the Future hackathon successfully conducted recently? तो कहाँ पर हुई है Hack the Future? तो याद रखना IIT गांधीनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Where will the first Sagarmatha dialogue on the theme climate change, mountains and the future of humanity be held recently? कहाँ पर हुआ है कि हमें क्लाइमेट चेंज को देखना है, माउंटेन्स को बचाना है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को बचाना है? तो ये पहली जो सागरमाथा डायलॉग हुआ है कहाँ पर हुआ है? तो याद रखना काठमांडू। और काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल। और नेपाल के अंदर ही क्या है? तो याद रखना, माउंटेन में सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, दैट इज कंप्लीटली लोकेटेड इन द नेपाल। समझ गए? इस बात को भी ध्यान रखना। Which state passed a resolution to adopt the Central Organ Donation Act? चलो मुझे बताना कब आया था सेंट्रल ऑर्गन डोनेशन एक्ट, कब आया था, ठीक है। इसको कौन से स्टेट ने पास कर दिया? तो याद रखना तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वन लाइनर में आप याद रख सकते हो। Which state recently became the first to establish a senior citizen commission? देखो, आपने देखा होगा कमीशन फॉर वुमेन बना है ना, कमीशन SC ST के कमीशन बने हैं, OBC के बने हैं, सबके बने हैं, है ना। तो पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए? क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? बुजुर्गों का होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग कभी जवान था और उसने पिछले टाइम में अपने जवानी में, चाहे वो मजदूर रहा हो, चाहे वो साइंटिस्ट रहा हो, चाहे वो इंजीनियर रहा हो, चाहे बहुत बड़ा टीचर रहा हो, कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में देश के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में काम दिया होगा। तो जब वो एक पर्टिकुलर एज पर पहुंच जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें। इसीलिए ओल्ड एज पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं, है ना। इन लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम होती हैं, हेल्थ स्कीम होती है, ताकि इनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि कभी इन्हीं के बलबूते प्रदेश चल रहा था। जैसे आज हम जैसे युवाओं के ऊपर सरकार की उम्मीद लगा के बैठी है कि युवा देश को चला रहे हैं, बेसिकली चला ही रहे हैं। तो एक टाइम के बाद उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो पहला कौन सा ऐसा स्टेट बना जिस स्टेट ने वो बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए कमीशन बना दिया ताकि उनके राइट्स का वायलेशन ना हो। देखा होगा बहुत सारा, कोई बूढ़ा आदमी है ना, कहीं कोई रास्ते में चल रहा होता, बहुत इंसिडेंट होता है, कोई बूढ़ा आदमी है बेचारा बाइक पे साइकिल पे जा रहा है, मान लो कोई गरीब आदमी है ना, गलती से किसी गाड़ी के साथ उसकी साइकिल टच होगी तो गाड़ी वाला कोई जवान आदमी उसको पीटने लग जाता है। आपने देखा होगा साउथ साइड में एक मॉल में एक इंसिडेंट हुआ था, एक गरीब आदमी फटा हुआ धोती कुर्ता पहन के मॉल में चला गया था, उसको मॉल में एंट्री नहीं दी गई थी, बाद में उस मॉल के ऊपर की AC चला गया था बहुत भयंकर तरीके से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली बुजुर्ग है तो क्या हो गया, कभी ना कभी तो देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया होगा ना जवानी में। बस इसी के लिए पहला स्टेट कौन सा बनाया जिसने बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखने के लिए कमीशन फॉर ओल्ड एज पीपल बनाया? तो कौन सा है? एक ही हो सकता है। चलो मुझे बताना कौन सा हो सकता है, मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया, कमेंट करके बताना कौन सा हो सकता है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन तुम इजीली पहचानेंगे। एक ही स्टेट है जो पढ़ा लिखा स्टेट और ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट।
ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।